हाथ में पर्स व टिफिन और दूसरे हाथ में गाड़ी की चाबी लेकर तेजी से मैं घर से बाहर निकल रही थी कि अचानक चाबी मेरे हाथ से छूटकर आंगन के एक तरफ जा गिरी। ओफो, एक तो वैसे ही ऑफिस के लिए देरी हो रही है, दूसरे कहते कहते जैसे ही मैं चाबी उठाने के लिए झुकी तो मेरी नजर अपने घर के कूड़ेदान पर गई, जो ऊपर तक लबालब भरा पड़ा था। लगता है कूड़े वाला आज भी नहीं आया। ये सोचकर झल्लाती हुई मैं घर से बाहर निकल गई। गुस्से में बड़बड़ाते हुए मैं गाड़ी में बैठी और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। सड़क पर जितनी तेजी से मेरी गाड़ी चल रही थी, उतनी ही तेजी से मेरे भीतर की यादें भी भाग रही थी। इस कॉलोनी में आए हुए मुझे पूरे 15 साल हो गए थे। मुझे आज भी याद है पहले का वो समय जब मैं नई नई इस कॉलोनी में आई थी। सामान को ठीक जगह पर लगाते लगाते रात के 12 बज गए थे। थकान के मारे बदन टूट रहा था। ये सोचकर कि सुबह देर तक सोऊंगी और फिर फ्रेश होकर सामान सेट करूंगी, मैं सो गई थी। मेरे पति अपने काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं और दोनों बच्चे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को हॉस्टल भेजना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन बेहतर पढ़ाई के लिए ये जरूरी था। सुबह सुबह ही दरवाजे की घंटी बज उठी और उस गहरी नींद में मुझे वो घंटी बुरी तरह से चीखती हुई लग रही थी। अरे, इतनी सुबह कौन आ गया? झल्लाती हुई मैं बाहर आ गई। अरे बीबी जी, कूड़ा दे दो, और कूड़े का डब्बा कल से रात को ही बाहर निकाल दिया करना। मेरी आदत बार बार घंटी बजाने की नहीं है। वो यहाँ का कूड़ा उठाने वाला कर्मचारी था। धीरे धीरे इस नई कॉलोनी में मैं रम गई। पड़ोसियों से जान पहचान हो गई। बाजार, पोस्ट ऑफिस, डॉक्टर वगैरह हर चीज की जानकारी हो गई। नए ऑफिस में भी सब ठीक था। काम वाली बाई भी मिल गई थी और वो रोज लगभग समय पर आ जाती थी। बस अगर समस्या रही तो कूड़े की। रात को मैं कूड़ा बाहर निकालना भूल जाती थी और सुबह सुबह कूड़ा उठाने वाला बदतमीजी से बुरी तरह चिल्लाता था। गुस्से में एक दिन मैंने उससे कह ही दिया, कल से कूड़ा उठाने मत आना, मैं कोई और कूड़े वाला लगा लूंगी। कैसे लगा लेंगी आप कोई दूसरा कूड़े वाला? लगाकर तो दिखाइए, हम उसकी टांगे तोड़ देंगे। ये हमारा इलाका है, इधर कोई दूसरा देख भी नहीं सकता। उसकी आवाज में अजीब सा आतंक था। मुझे उसकी इस दादागिरी पर बहुत गुस्सा आया। उसकी ऊंची आवाज सुनकर मेरी पड़ोसन मिसेस शर्मा भी बाहर आ गई। उन्होंने किसी तरह कूड़े वाले को शांत किया और उसके जाने के बाद मुझे समझाया कि इससे पंगा मत लो, वरना तुम्हारी कूड़े उठवाने की समस्या खड़ी हो जाएगी। इनके इलाके बटे हुए हैं, ये किसी दूसरे को नहीं लगने देते। इनसे उलझना ठीक नहीं है। मिसेस शर्मा का कॉलोनी में काफी रुतबा था। उनके पति किसी अच्छे पोस्ट पर थे। उनके घर में सुख सुविधा का हर सामान था, नौकर चाकर, गाड़ियां, यहाँ तक कि उनके इकलौते बेटे को स्कूल लाने ले जाने के लिए भी एक गाड़ी और ड्राइवर अलग से था। तो अगर वो भी इस कूड़े वाले के आगे बेबस थी तो मेरी क्या बिसात। मैं मन मारकर रह गई, पर मन में एक फांसी चुभती रहती थी कि काश मैं उस कूड़े वाले को हटा पाती। एक दिन शाम को मैं किसी काम से अपनी कॉलोनी के सामने वाली कॉलोनी में गई। रास्ता पूछने के लिए मैंने एक छोटे लड़के को रोका। अचानक मुझे लगा कि ये लड़का तो घरों से कूड़ा उठा रहा है। समाज के प्रति जागरूकता के अपने स्वभाव के चलते मैं उस लड़के से पूछने ही जा रही थी कि बेटा, आप स्कूल क्यों नहीं जाते? लेकिन मेरा स्वार्थ आड़े आ गया। मैंने पूछा, बेटा, मैं सामने वाली कॉलोनी में रहती हूँ, क्या तुम मेरा कूड़ा उठाओगे? मेरी आशा के विपरीत उसका जवाब था। उसने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, उठा लेंगे। मैं हैरान हो गई। मैंने उसे अपने कूड़े वाले की बात बता देना ठीक समझा। मेरी बात सुनकर वो लड़का मुस्कुराया और बोला, हम किसी से नहीं डरते। हम क्या किसी से कम हैं? पर हम कूड़ा उठाने शाम को ही आ पाएंगे। 10-12 साल के उस लड़के की आवाज में अजब सा आत्मविश्वास था। मैंने उसे पता दे दिया और अगले दिन से उसे आने के लिए कह दिया। मुझे लगा मेरी समस्या सुलझ गई है। लड़का शाम को कूड़ा लेने आने लगा।
उसके आने तक अक्सर मैं अपने ऑफिस से वापस घर आ जाती थी। पुराने कूड़े वाले को मैंने यही कहा कि मैं खुद ही अपना कूड़ा कहीं डाल आती हूँ। वैसे भी वो लड़का शाम को आता था और पुराने कूड़े वाले को पता भी नहीं चलता था। पर ये नया लड़का छुट्टियां बहुत करता था, कभी कभी तो कई कई दिन। मैं मन ही मन बहुत कुड़ती थी। बीमारी फैलने का डर बना रहता था। मैं सोचती, काश भारत में भी विदेशों की तरह मशीन मिलने लगे जिसमें कूड़ा डालो, बटन दबाओ और बस कूड़ा खत्म। कूड़े की ये परेशानी जैसे हमेशा मेरे दिमाग पर हावी रहती थी। छुट्टी करने के बाद जब वो आता तो मैं इतनी झल्लाई हुई होती कि गुस्से से पूछती, कहाँ मटर गश्ती करते रहे इतने दिन तक? वो मुस्कुराकर कहता, कहीं भी, हम क्या किसी से कम हैं? मेरा मन करता कि मैं उसकी छुट्टियों के पैसे काट लूं, पर कहीं वो काम ना छोड़ दे, यही सोचकर डर जाती और मन मसोस कर रह जाती। उसकी छुट्टियां करने की आदत से मैं उससे इतनी नाराज रहती कि मैंने कभी भी उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की। हाँ, एक आध बार उसका नाम जरूर पूछा था, पर वो भी मेरे जहन से उतर गया था। मैंने कभी उसका नाम भी ठीक से याद नहीं रखा, ना ही कभी जानने की कोशिश की कि उसके माता पिता कौन हैं, वो स्कूल क्यों नहीं जाता, क्या खाता है, कहाँ रहता है। मेरी छुट्टी वाले दिन अक्सर मिसेस शर्मा मेरे पास आकर बैठ जाती। उनकी बातों का विषय उनका बेटा ही होता। उनका बेटा शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ता था। घर पर भी बहुत अच्छे ट्यूटर पढ़ाने आते थे। उनके बेटे के पास महंगा कंप्यूटर, महंगे वीडियो गेम्स तो थे ही, साथ में एक अच्छा सा स्मार्टफोन भी था। वो अपने बच्चे का पालन पोषण पूरे रईसी ढंग से कर रही थी। यहाँ तक कि मैंने कभी उनके बेटे को कॉलोनी के बच्चों के साथ खेलते भी नहीं देखा था। कभी कभी मुझे लगता था कि मिसेस शर्मा अपने बेटे की चर्चा कम, मगर बेटे की आड़ में अपनी रईसी की चर्चा ज्यादा कर रही हैं। पर फिर भी मुझे उनसे बात करना अच्छा लगता, क्योंकि मेरे बच्चे हॉस्टल में थे और उनके बेटे के बहाने मैं भी अपने बच्चों की बातें कर लेती थी। वक्त गुजरता रहा, जिंदगी चलती रही। मेरे बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़े शहरों में अच्छी कंपनियों में जॉब पर लग गए थे। मिसेस शर्मा का लड़का जवान हो गया और कूड़े वाला भी, पर उसकी आदतें नहीं बदली। वो अब भी बहुत छुट्टियां करता था, पर मेरे पास उसे झेलने के सिवा कोई और चारा नहीं था, क्योंकि मैं पुराने कूड़े वाले की सुबह सुबह की बदतमीजी सहन नहीं कर सकती थी। इतने सालों में भी कोई मशीन नहीं बनी भारत में जो कूड़े का निपटारा कर सके। ये सोचते सोचते ही मेरा ऑफिस आ गया और मैं अपनी यादों से बाहर निकल आई। कुड़ते कुड़ते मैंने अपने ऑफिस में प्रवेश किया। रोज की तरह आज भी ऑफिस का दिन बहुत बिजी था। कूड़ा और कूड़े वाले के विचारों को मैंने दिमाग से झटका और अपने काम में लग गई। शाम को घर आई तो देखा कि मेरे पति अभी तक नहीं आए थे, जबकि वो आज घर आने वाले थे। मैंने अपने लिए चाय बनाई और चाय का कप लेकर लॉन में बैठ गई। अचानक मैंने देखा कि सफेद टी शर्ट और नीली जीन्स पहने, मिठाई का डब्बा हाथ में लिए कूड़े वाला वो लड़का मेरे सामने खड़ा है। उसने पहली बार मेरे पांव छुए और मिठाई मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, मैंने नॉन मेडिकल में यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। ये सब आप लोगों की उन छुट्टियों की बदौलत है जो मैंने जबरदस्ती की हैं। दिन में मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, इसलिए शाम को कूड़ा उठाता था, लेकिन एग्जाम्स के दिनों में मैं शाम को भी नहीं आ पाता था। कूड़ा उठाना मेरी पढ़ाई के खर्च का जरिया था। अगर आप लोग मुझे सहयोग नहीं देते और हटा देते तो मैं ये सब नहीं कर पाता। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। अचानक ही मुझे उसकी बात, हम क्या किसी से कम हैं, याद आ गई। मैंने पूछा, तुमने कभी इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? तो वो हंसकर बोला, आंटी, आपने कभी पूछा ही नहीं। वो कूड़ा उठाने वाला लड़का आता और कूड़ा उठाकर चला जाता। वो क्या करता है, इतनी छुट्टियां क्यों करता है, ये जानने की मैंने कभी जरूरत नहीं समझी। और आज जब मुझे
उसके बारे में पता चला तो मैं हैरान रह गई। मेरी आंखें भर आईं। आज मुझे एहसास हुआ कि इतने सालों तक जिसे मैं सिर्फ कूड़ा उठाने वाला लड़का समझती रही, वो असल में अपने सपनों को जीने वाला योद्धा था। मैंने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी लाई मिठाई भी खाई। कूड़े वाला अचानक ही मेरी नज़र में ऊंचा, बहुत ऊंचा हो गया था, जिसे इतने सालों तक मैं कोसती रही थी और हमेशा ही जिसके पैसे काटना चाहती थी। आज मन ही मन मैंने उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने का फैसला कर लिया था। शाम को जब पति लौटे तो मैंने उन्हें सब बताया, तो उन्होंने भी खुशी खुशी मेरा साथ देने का वादा किया। अरे, मिसेस शर्मा के बेटे का भी तो आज ही रिजल्ट आया होगा। वो भी तो नॉन मेडिकल के एग्जाम दे रहा था। याद आते ही मैं मिसेस शर्मा के घर चली गई। देखा, उनका चेहरा उतरा हुआ था। वो उदास स्वर में बोली, मैंने अपने बेटे को सभी सुविधाएं और ऐशो आराम दिए हैं, फिर भी ये मुश्किल से पास भर हुआ है। आज अचानक ही मिसेस शर्मा की रईसी मुझे उस कूड़े वाले की गरीबी के आगे बहुत बौनी लगने लगी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।